हेलो बच्चों। तो चलो आज यूनिट 11 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं, वेव नेचर ऑफ मैटर। देखो, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब लग सकता है शुरू में, पर बिल्कुल चिंता मत करना। हम इसे इतना सिंपल बना देंगे कि दिमाग में फिट हो जाएगा और एग्जाम में फुल मार्क्स लाने में जरूर हेल्प करेगा। चलो एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि थोड़ी सी कमजोर सी अल्ट्रावायलेट यानी यूवी लाइट हमारी स्किन पे पड़ती है तो सनबर्न हो जाता है, लेकिन एक बहुत ही तेज, बहुत ब्राइट लाल रोशनी में हम घंटों बैठे रहें तब भी कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों भाई? लाइट का ये अजीब सा बिहेवियर ही हमारे आज के टॉपिक का स्टार्टिंग पॉइंट है। असल में लाइट का ना एक डबल रोल है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में, जैसे कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में, लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है, बिल्कुल पानी की लहरों की तरह फैलती है। लेकिन कुछ दूसरे एक्सपेरिमेंट्स में, जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है, जैसे छोटी छोटी एनर्जी के पैकेट्स हों। अब ये साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा पजल था कि भाई लाइट आखिर है क्या, वेव या पार्टिकल। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक कॉइन की एनालॉजी। सोचो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड्स और टेल्स, राइट? एक बार में हमें एक ही साइड दिखती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरी साइड है ही नहीं। दोनों उसी एक कॉइन का हिस्सा है। बिल्कुल वैसे ही लाइट के भी दो नेचर हैं, वेव और पार्टिकल। हम कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बस वही डिसाइड करता है कि हमें लाइट का कौन सा चेहरा दिखेगा। तो इस पूरे पजल के बीच सीन में एंट्री होती है लुईस डी ब्रॉगली की एक ब्रिलियंट आइडिया के साथ। उनका आइडिया नेचर के एक बहुत ही सुंदर प्रिंसिपल पर बेस्ड था, सिमेट्री। मतलब नेचर में हर चीज बैलेंस्ड है। डी ब्रॉगली ने एक बहुत ही सिंपल पर बहुत ही पावरफुल सवाल पूछा। उन्होंने सोचा, अगर एक वेव जैसे कि लाइट एक पार्टिकल जैसा बिहेव कर सकती है, तो इसका ठीक उल्टा भी तो सच होना चाहिए। क्या एक पार्टिकल जैसे कि एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव नहीं कर सकता? अगर नेचर में सिमेट्री है तो ऐसा जरूर होना चाहिए। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, इस ब्रिलियंट आइडिया को उन्होंने एक सिंपल से मैथमेटिकल फॉर्मूला का रूप दिया। तो चलिए देखते हैं इन मैटर वेव्स के पीछे का मैथ। ये है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फेमस फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन पी। यहां ये जो लैम्डा है, ये उस पार्टिकल से जुड़ी हुई वेवलेंथ है। एच हमारा जाना पहचाना प्लैंक्स कांस्टेंट है और पी है उस पार्टिकल का मोमेंटम, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हर चलती हुई चीज, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या क्रिकेट बॉल, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है। देखो, दे ब्रॉगली का ये आइडिया कोई हवा में नहीं था, इसके पीछे एक सॉलिड लॉजिकल पाथ था। स्टेप 1, हम जानते हैं कि लाइट एक वेव है, डन। स्टेप 2, फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ने प्रूव किया कि लाइट का मोमेंटम भी होता है, जो कि एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, इंटरेस्टिंग। स्टेप 3, दे ब्रॉगली ने बस ये प्रपोज किया कि नेचर की ये सिमेट्री यूनिवर्सल होनी चाहिए। तो इसका फाइनल कंक्लूजन यानी स्टेप 4 क्या निकला कि हर पार्टिकल जिसका मोमेंटम p है, उसके साथ एक वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी जरूर जुड़ी होगी। चलो, अब थ्योरी बहुत हो गई, इसको एक छोटे से एग्जाम स्टाइल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास और वेलोसिटी हमें दी हुई है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो सबको पता ही है। अब हम इस इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन एम वी। जब हम इसमें सारी वैल्यूज डालते हैं तो कैलकुलेशन के बाद जो वेवलेंथ मिलती है वो है 0.73 नैनोमीटर्स। अब ये नंबर सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, पर इसका असली मतलब क्या है? तो सवाल यह है कि 0.73 नैनोमीटर का मतलब क्या? देखो, यही तो सबसे क्रूशियल पॉइंट है। ये नंबर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वेवलेंथ लगभग उतनी ही है जितनी एक क्रिस्टल के अंदर एटम्स के बीच की दूरी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये वेवलेंथ इतनी बड़ी है कि हम इसे एक्सपेरिमेंट्स में, जैसे इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन में, एक्चुअली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक मेजरेबल रियलिटी है। ओके, अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां सबसे ज्यादा मार्क्स करते हैं, एग्जाम के साइलेंट किलर्स। ये वो कॉमन गलतफहमियां हैं जो आसान सवाल में भी मार्क्स कटवा सकती हैं। इन्हें बहुत ध्यान से समझो। पहली गलतफहमी, बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि क्वांटम इफेक्ट्स बड़ी चीजों जैसे क्रिकेट बॉल के लिए मैटर नहीं करते, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी है। सुनने में तो काफी लॉजिकल लगता है ना? पर यह सही नहीं है। इसका सही करेक्शन ये है कि सिर्फ h की वैल्यू को अकेले नहीं देखना है।
पूरा रेशियो लैम्डा इक्वल्स h/p मैटर करता है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसका मोमेंटम p भी तो बहुत छोटा होता है ना, इसलिए उसकी वेवलेंथ लैम्डा सिग्निफिकेंट हो जाती है, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। तो एक गोल्डन रूल याद रखो, क्वांटम इफेक्ट्स तब जीतते हैं जब पार्टिकल की वेवलेंथ सिस्टम के साइज से मैच करती। दूसरी बड़ी गलतफहमी ये सोचना कि लाइट या तो वेव है या पार्टिकल है और वो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से स्विच करती है, जैसे कोई ऑन ऑफ का बटन हो। ये आइडिया बिल्कुल गलत है। सही अंडरस्टैंडिंग ये है कि लाइट में हमेशा, आई रिपीट, हमेशा दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ मौजूद होती हैं। हमारा एक्सपेरिमेंट सिर्फ उसके एक पहलू को सामने लाता है। इसे कहते हैं बोर्स कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल। तो याद रखो, ये लाइट की चॉइस नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, बिल्कुल उस कॉइन की तरह जिसके दोनों पहलू एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और देखते हैं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका आगे क्या काम आएगा। देखो, ये टॉपिक सिर्फ इसी चैप्टर के लिए नहीं है, ये अगले चैप्टर यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर की चाबी है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर नहीं पता होती तो हम कभी ये समझ ही नहीं पाते कि एटम स्टेबल क्यों होते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स में स्टैंडिंग वेव्स कैसे बना लेते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को मास्टर करना आगे के लिए बहुत जरूरी है। तो आज की इस पूरी चर्चा की टेकअवेज क्या है? नंबर 1, लाइट का ड्यूअल नेचर है, वेव भी है और पार्टिकल भी एक ही टाइम पर। नंबर 2, नेचर को सिमेट्री पसंद है, इसलिए मैटर का भी ड्यूअल नेचर है, सिंपल। नंबर 3, किसी भी मूविंग पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है जिसका फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। और नंबर 4, ये वेव नेचर भले ही छोटा हो पर एटॉमिक स्केल पर बहुत सिग्निफिकेंट और ऑब्जर्वेबल है। बस ये 4 पॉइंट्स याद रखो।